इस इंटरव्यू को देखने के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो गई, एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस स्टोरी एंड अनसक्सेस स्टोरी। व्हेन यू रीड सक्सेस स्टोरी यू विल गेट ओनली आइडियाज़, बट व्हेन यू रीड अनसक्सेस स्टोरी यू विल गेट आइडियाज़ टू गेट सक्सेस। और जो सबसे बड़ी बात, जो पॉलिटिक्स राजनीति भी कर रहे हैं, वो उन राजनेताओं से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि विकास के साथ साथ आज जो जितने भी युवा आगे बढ़ रहे हैं, जो इस एज में हैं, उनके फैक्टर को चेंज करने के लिए, उनकी मानसिक स्थिति को चेंज करने के लिए अगर आप कुछ कदम उठा सकें तो ज़रूर उठाइए। अच्छा, आपको भूपेंद्र थोड़ा बैकग्राउंड में ले चलें तो हमारे ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर थे, स्वर्गीय भोलानाथ पुरोहित, और बहुत दबंग दिले, तेज तर्रार, और ये आवाज़ लाउड, 6.5 फीट हाइट। डॉक्टर सर हरी सिंह गौर जो हमारे मेंटोर हैं, हमारे कहना चाहिए इस शहर के पितामह हैं, वो भी मैट्रिक फेल हुए थे और फिर उन्होंने इतिहास रचा। तो ये एक फेलियर जो होता है ना, ज़िंदगी का जो फेलियर होता है, जब आप इस चीज़ को फील कर लेते हैं यार मैं फेल हो गया यार, तो इसके 2 रास्ते होते हैं। एक, आप डिप्रेशन में आके अपनी लाइफ को स्पॉइल कर लो, एक इसको आप चैलेंज बना दो कि यार रुको अब बताते हैं। और तो मुझे अभी भी वो प्रॉब्लम है कि मैं जैसे लिखा चटपटी चाट लिखा है, तो क्या पता मैं इसको क्या पढ़ दूँ, चैट पढ़ दूँ या कुछ भी ऐसा पढ़ दूँ। तो मेरे साथ एक गड़बड़ होती थी, तो मेरे जो भाई बहन थे छोटे छोटे थे, तो मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे इस बात पे। लेकिन फिर उसके बाद आज स्थिति ये है कि आज जो मैं लिखता हूँ ना, वो फिर लिखता ही हूँ। चाहेंगे इस देश में अभी का जो मीडिया है ना, वो ट्रैक से बहुत भटक गया है। ऐसा भटक गया है कि वो उन मुद्दों पर फोकस ही नहीं कर रहा है जिस मुद्दों पे करना चाहिए। जैसे आज हम सागर की बात करें, हम सागर में ही हैं और सागर के अलावा मेरे को तो कुछ सोचता ही नहीं है। और आपने शुरू किया तो वो एक आप पे ब्लेम डाल देंगे, अरे पार्षदी को चुनाव लड़ना है। थोड़ा सा आपने उसको बड़े लेवल में करना चाहा, अरे इनको महापौर का चुनाव लड़ना है, इनको विधायक को चुनाव लड़ना है। ये जो मेंटलिटी है ये खींचती है पीछे। सर एक इस पे मैं आपको जवाब देता हूँ, वो तो लोगों का नज़रिया होता है, जो जैसा होता है वो वैसा सोचता है। अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ, अगर मैं आपको स्वार्थी सोचूंगा कि आप स्वार्थी हैं, तो हो सकता है मैं भी स्वार्थी हूँ। अगर मैं अच्छा हूँ तो हो सकता है आपके बारे में भी अच्छा सोचूं। वो नज़रिए का खेल होता है। अगर कोई किसी के बारे में सोचता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी सोच को दूसरे से कंपेयर कर रहा है, उसका अर्थ सर ये होता है। और सर एक वहाँ पर उन्होंने साइड में अंधेरे में गाड़ी खड़ी करी, दारू का उन्होंने पैक बनाया, और बस तुम्हें कसम है, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम है, 10th के पेपर हैं, तुम्हें विद्या की कसम है। तो उन्होंने इतनी कसमें दी हमें, विद्या कसम और माँ कसम बहुत चली। तब हमने तय कर लिया था भूपेंद्र कि हमारे अंदर बहुत शक्ति है, इतनी शक्ति है कि हम आज बिगड़ने जा रहे थे वो बिगड़ नहीं पाए। ये जो इनर पावर है, और उस दिन के बाद हमारे जीवन के सिद्धांत बने, उस दिन के बाद हमारे एथिक्स बने, उस दिन के बाद हमने सोचा ये करना है और ये नहीं करना है। आज हमारे दोस्त ऐसा नहीं, इतना होने के बाद वो कहती हैं, शिवा अगर तुम सही तरीके से पढ़ाई कर लेते तो बेटा सरकारी नौकरी तो लग जाती तुम्हारी। तो कहने का मतलब आज भी अभी भी कहती बेटा 2 साल रह गए हैं, 2 साल में ट्राई कर लो तो लग जाए। 35 साल एज होगी तो एज लिमिट में हों अभी। तो शहर के जो अभिभावक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, ये सिर्फ बैनर पोस्टर लेके नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं। आप छोड़ रहे तो, ना छोड़ रहे तो कोई फ़र्क नहीं। चुनाव आएंगे, ये अभियान तेज़ हो जाएंगे, चुनाव चले जाएंगे तो कोई कुछ नहीं पूछेगा। तो आज कुछ जागरूक लोगों की आवश्यकता है, इस शहर को परवाह करने वाले लोगों की आवश्यकता है। इस शहर में परवाह करने वाले लोग पैदा करने बंद कर दिए हैं। अब ये गड्ढा जो होता है, अपनी जाति वाले को आगे बढ़ाना, अपने धर्म वाले को आगे बढ़ाना, दूसरे के धर्म वाले को बुरी नज़र से देखना, ये कुछ कमियां हैं। और अभी चुनाव आ रहे हैं तो ये ज़्यादा देखने को मिलती हैं। पश्चिम बंगाल आपके सामने उदाहरण है, और बहुत सारे चुनाव ऐसे हुए जो उदाहरण हैं इस बारे। जब तक इस देश का युवा, इस शहर का युवा ये नहीं समझेगा कि यार जातियाँ ये बाधक हैं, देश के विकास में ये बाधक हैं, ये बाधक हैं हम और आपको आगे बढ़ने देने में, हमारी सोच ख़राब करने में ये बाधक है। आप राजनीति का शिकार होते हो अगर आप इन चीज़ों को आप फील करने लगते हो। आप फील करने लगते हो कि मैं हिंदू हूँ, आप फील करने लगते हो कि मैं ब्राह्मण हूँ, आप फील लगता है अरे हम ठाकुर हैं, आप फील लगते होंगे अरे हमारे साथ ज़िंदगी से अत्याचार हुआ, हम तो SC ST हैं। जिस दिन आप फील ये करने लगते हो, आप अपने आप को ख़त्म कर देते हो। गोविंद सिंह राजपूत अपने आप में एक पावर सेंटर थे, मतलब खुद एक पावर सेंटर थे। तो हम तो आप तो इलेक्शन कवर बहुत करीब से किया,
पूरा सुर्खी में अपन जाओ तो ऊपरी तौर पर कहने वाले खूब रहते थे कि हार जाएंगे। और सागर शहर में उस जगह की छोड़ो, सुर्खी से बाहर आ जाओ तो हर कोई कह रहा था गोविंद सिंह राजपूत हार जाएंगे। और आज 40,000 से वो जीते। आज के दिन हरिवंश राय बच्चन की मुझे एक कविता याद आती है कि नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया का एक एक्सक्लूसिव कार्यक्रम देख रहे हैं। आज हमारे साथ में है सागर टीवी न्यूज़ के चैनल हेड और आज तक के सीनियर जर्नलिस्ट सागर के शिवा पुरोहित जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। थैंक यू भूपेंद्र। सर, आप सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका जर्नलिज्म प्रोफाइल में आने का क्या उद्देश्य था और क्या आपको ऐसा मैसेज मिला कि आपको इस प्रोफाइल में आना चाहिए, और आपकी एजुकेशन कैसे हुई और आपका फैमिली बैकग्राउंड, ये तीनों सवाल आपको एक ही क्वेश्चन में देने हैं सर। भूपेंद्र, जैसा कि मेरी स्कूली जो शिक्षा है वो सागर से ही हुई, इसके बाद कॉलेज भी हमने सागर से ही किया, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मैंने भी सागर से किया, गोल्ड मेडलिस्ट ला डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से, और फिर मास्टर ऑफ जर्नलिज्म भी मैंने सागर से ही किया, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से। सुना है सर गोल्ड मेडलिस्ट थे वहाँ? जी हाँ, BJMC में हम गोल्ड मेडलिस्ट से, फर्स्ट सेंट्रल का बैच था। और रही बात कि मीडिया में कैसे आ गए, तो मीडिया में आने की एक रोचक कहानी है जो मेरे साथ है। मैं होटल मैनेजमेंट में जाना चाह रहा था। 12th के बाद ऐसा कुछ हुआ कि हमारे दोस्तों ने तय किया कि हम होटल मैनेजमेंट में आगे जाएं, तो हमने भी पापा से कहा कि पापा हमें होटल मैनेजमेंट करना है, हमें नैनीताल का एक इंस्टीट्यूट है वहाँ से करा दीजिए। तो हमारे पिताजी थोड़ा फिल्मी टाइप के थे, तो उन्होंने कहा कि अरे तुम 6 फुट के, इतनी अच्छी हाइट है तुम्हारी, इतने अच्छे तुम दिखते हो, तुम तो हीरो बनो। तो सुनने में हमें भी अच्छा लगा, यार पढ़ना नहीं पड़ेगा, हीरो बन जाओ, क्या दिक्कत है। तो उन्होंने था तो हमारा ये कैरियर यहाँ डांट डूट के हमें छोड़ के मुंबई ले गए। तो मुंबई में जैसे ही हम 3-4 दिन क्लास ZTV में उन्हें एक इंस्टीट्यूट है, जी इंस्टीट्यूट, वहाँ से हमारा एक्टिंग कोर्स में एडमिशन करा दिया। 3-4 दिन जब हमने वहाँ पढ़ा तो हमने कहा ये काम तो हमारे बस का ही नहीं है, हम कर ही नहीं सकते, एक्टिंग वैक्टिंग तो आती नहीं है। फिर हमने माँ को अपनी फ़ोन लगाया, हमने माँ से कहा माँ हम ये कर नहीं पा रहे हैं। तो मम्मी ने कहा कि क्या करना चाहते हो, तो वापस आना चाहते हो? हमने मम्मी आ गए, फ़ीस रिफ़ंड हो नहीं रही यहाँ पे, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे मीडिया का कोर्स कर लेते हैं, टेक्निकल वाला। तो ऐसा हमने सिनेमेटोग्राफी एडिटिंग वाला एक कोर्स वहाँ ज्वाइन कर लिया 1 साल का। अच्छा, आपको भूपेंद्र थोड़ा बैकग्राउंड में ले चलें तो हमारे ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर थे, स्वर्गीय भोलानाथ पुरोहित, और बहुत दबंग दिले, तेज तर्रार, और ये आवाज़ लाउड, 6.5 फीट हाइट। तो हमने हमेशा बचपन से जर्नलिस्ट थे, हमारा अखबार निकलता था आज़ादी के बाद से, 50 साल 60 साल पुराना। तो हम जब बड़े हुए तो हमने उनको पत्रकारिता करते थे, हम बहुत छोटे थे, पर अखबार छपते, खबरें आते, खबरें कैसे टाइप कैसे बंद लगते हैं, कैसे प्रिंट होता है, वो मशीनों की गड़गड़ाहट हमारे कानों में बचपन से सुनी हमने। और हमारे एरिया में या हमारे बहुत उनके जान पहचान में जितने भी विवाद होते थे तो वो हमारे घर से सुलझते थे। हमारे ग्रैंडफादर कहते नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होगा, ये ऐसा कर लो, वो ऐसा कर लो। तो वो हमने चीज़ देखी। तो जब हम मीडिया का कोर्स हमने कर लिया और हम फिर लौट के आए तो हमें ग्रैंडफादर हमारे इंस्पिरेशन बने। और लोग हमारे एक ऐसा कहते थे जो हमें बुरा भी लगता था कि हमारे ग्रैंडफादर का जो नाम था वो परिवार में फिर कोई नहीं कर पाया, वो नाम कोई उस लेवल तक नहीं जा पाया। तो एक टीस रहती थी कि यार ये करना है। मैंने दादा का नाम हमें फिर से, वो हीरो थे मेरे दादा मेरे हीरो थे, मेरे पापा मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड थे। तो फिर एक यहाँ लोकल चैनल था, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, तो 6 महीने वहाँ काम किया। और उसके बाद एक इंटरव्यू हुआ भोपाल में, उस चैनल में हमारा सिलेक्शन हुआ। तो 2005 से 7 तक ऐसे ही चलता रहा। 5 से 6 तो हम रहे मुंबई, और 7 के मध्य में आ गए हम सागर, और 7 से 8 तक हमारा संघर्ष चला। और 8 में ईश्वर की कृपा ऐसी हुई कि उनके आशीर्वाद से आज तक में नौकरी लग गई। और जब आज तक में नौकरी लगी तो फिर एक कॉन्फिडेंस आया, और मैं शायद सबसे छोटा होऊंगा जिसकी 19 साल या 20 साल में आज तक में नौकरी लग गई थी। मेरा पत्रकारिता मैंने बाद में किया है, जर्नलिज़्म के बाद में आने के बाद मैंने जर्नलिज़्म का कोर्स किया था। तो ऐसे हमारा ये जर्नी शुरू हुई। धीरे धीरे भूपेंद्र एक लोकल चैनल में फिर से हमने न्यूज़ हेड बन गए।
वहाँ हमने काम किया। फिर 2013 के चुनाव में थोड़ा सा हमारा मन बदला और हमने सोचा अपना कुछ शुरू करना है, तो 2013 में हमने सागर टीवी न्यूज़ की नींव रखी। फिर सागर टीवी न्यूज़ की नींव रखी तो 2000 जब 2G का ज़माना था तब हम मोबाइल टीवी करते थे, तो लोग देखते नहीं थे हमारा चैनल। फिर अब 2017 में जो क्रांति आई, 4G आया और 3G 4G हुआ और जो डाटा लोगों को मिलने लगा, तो फिर एक बूम मिला हमारे लिए और हम सागर टीवी न्यूज़ को आज यहाँ तक आपके सामने ले आए और आज आप भी हमारी तरह काम कर रहे हैं। तो ये हमारी जर्नलिज़्म में आने की जर्नी थी और हमारे इस पूरी जर्नी में हमारी माँ का, हमारे कुछ मेंटोर हैं उनका और सब लोगों का बहुत अहम रोल रहा कि मैं बहुत गधा था पढ़ाई में। 9th क्लास तक मेरी स्थिति ये थी कि मुझे सप्लीमेंट्रीज आती थी। सारे दोस्त गर्मियों की छुट्टियों में खेलते थे और मैं पढ़ता था। और 10th क्लास के बाद जब कॉन्फिडेंस आया अंदर, तो ऐसा आया कि स्कूल के हेड बॉय रहे 2 साल। 11th क्लास में 12th क्लास के हेड बॉय बन गए थे, तो 2 साल स्कूल के हेड बॉय रहे। फिर कॉलेज में आए तो कॉलेज में मुंबई में थे तो मुंबई में हम अपने दोस्तों में पॉपुलर थे। कॉलेज में आए तो कॉलेज में हमने प्राइवेट, क्योंकि नौकरी लग गई थी तो नौकरी करते थे। फिर जब हमने जर्नलिज़्म किया तो वहाँ दोस्तों में अच्छा खासा हमारा था कि भाई हाँ, तो ऐसा हमारा फिर जर्नी चलती गई। तो जर्नलिज़्म और पढ़ाई वढ़ाई सब एक साथ होता गया और आज हम आपके सामने बैठ पा रहे हैं और आप हमारा इंटरव्यू ले पा रहे हो। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 9th क्लास तक आपको सप्लीमेंट्री आई थी, इस चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सर मैं भी 10वीं में एक बार फेल हुआ था। वही, और आज आप देखिए आप डॉक्टरेट किए हुए हैं। लेकिन जब 10th फर्स्ट टाइम फेल हुआ ना, फिर इतना जोर का झटका लगा कि मैं जब जिस मैथमेटिक्स में मैं मतलब 100 आउट ऑफ 2 मतलब 2 नंबर आए थे 100 में से, उसी मैथमेटिक्स में मेरे सेकंड चांस पे 97 आउट ऑफ 100। वेरी गुड। आपको एक बात बताएं, आपको शायद मालूम भी होगा, डॉक्टर सर हरी सिंह गौर जो हमारे मेंटोर हैं, हमारे कहना चाहिए इस शहर के पितामह हैं, वो भी मैट्रिक फेल हुए थे और फिर उन्होंने इतिहास रचा। तो ये एक फेलियर जो होता है ना, ज़िंदगी का जो फेलियर होता है, जब आप इस चीज़ को फील कर लेते हैं अरे यार मैं फेल हो गया यार, तो इसके 2 रास्ते होते हैं। एक, आप डिप्रेशन में आके अपनी लाइफ को स्पॉइल कर लो। एक, इसको आप चैलेंज बना दो कि यार रुको अब बताते हैं। और मैं अपने फादर का मेरे फादर ऐसे थे भूपेंद्र, रिजल्ट देखने आए और उनको मालूम पड़ा शिवा को 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आई, तो हमारे पापा बाहर निकलते थे, कहते अरे कोई बात नहीं, हम तो फेल हो गए थे यार, तुम तो 2 सप्लीमेंट्री आई है कम से कम। तो इस तरीके का जो मोटिवेशन फादर का रहता था, तो उससे आज कहना चाहिए कि, और कहा भी आता है कि सबसे बड़ी सीख असफल होने के बाद ही मिलती है, कि जैसी जैसी सिचुएशन आती है लोगों का कहना चालू होता है, या तो आप उससे सीख लो या तो और डिप्रेस होकर हमेशा के लिए असफल होकर बैठ। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। असफलता ही जिसने जीवन में असफलता का स्वाद नहीं चखा, उसने सफलता का स्वाद भी नहीं मालूम होगा उसे क्या होता है। जो व्यक्ति असफल होता है उसे ही सफल, जो भूखा होता है उसे भूख की कीमत, खाने की कीमत मालूम होती है। जो प्यासा होता है उसे पानी की कीमत मालूम होती है। आप असफल हुए, फिर आप आपने जो कवर अप किया, जस्ट उतने ही मार्क्स कम थे जितने आपके आए थे। अगर मतलब स्ट्रगल उसी के बाद से सही पढ़ाई चालू हुई। बिल्कुल यही हमारे साथ रहा और इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है अपने शिक्षकों की, अपने माता पिता की, अपने दोस्तों की। आपको किस नज़रिए से वो देख रहे हैं। आप भूपेंद्र, आपको एक इंसिडेंट सुना है, टीवी पे आपने पहले देखते चंद्रकांता आता था तो उसमें वो टाइटल चलते थे कि फ़लाना एक्टर का नाम ये, ढिकाने एक्टर का नाम ये। तो मुझे अभी भी वो प्रॉब्लम है कि मैं जैसे ये लिखा चटपटी चाट लिखा है तो क्या पता मैं इसको क्या पढ़ दूँ, चैट पढ़ दूँ या कुछ भी ऐसा पढ़ दूँ। तो मेरे साथ एक गड़बड़ होती थी, तो मेरे जो भाई बहन थे छोटे छोटे थे तो मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे इस बात पे। लेकिन फिर उसके बाद आज स्थिति ये है कि आज जो मैं लिखता हूँ ना वो फिर लिखता ही हूँ। जितनी भी स्क्रिप्ट मतलब जितनी भी स्टोरीज आती हैं उसकी स्क्रिप्ट आप ही रेडी करते हैं? बिल्कुल हम ही रेडी करते हैं, हम ही रिसर्च करते हैं, हम उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप तो कर रहे हो मेहनत, आपको देख रहे हैं कि मेहनत कितनी चल रही है। तो जब आप उसको, और कई बार फैक्ट चेक करने पड़ते हैं। और मेरा जर्नलिज़्म जो है भूपेंद्र, मेरा जर्नलिज़्म तड़क भड़क वाला नहीं है, मेरा मिर्च मसाले वाला नहीं है। मेरा जर्नलिज़्म बड़ा सरल है। सरल ऐसा है कि मुझे सीरियस जर्नलिज़्म अच्छा लगता है, सिंसियर जर्नलिज़्म अच्छा लगता है, सेंसिबल जर्नलिज़्म अच्छा लगता है। नॉन सेंस वाली चीज़ मेरे सामने आई और मैंने हमारे आप चैनल आप भी देखते होंगे, हम नॉन सेंस वाली चीज़ आ ही नहीं सकती चैनल पे। तो सीरियस सेंसिबल जर्नलिज़्म जो है वो सिंपल, ज़्यादा तड़क भड़क, ज़्यादा मिर्च मसाला दिखता तो हमें घबराहट सी होने लगती है, ये क्या हो रहा है। और
आप भी जर्नलिज्म कर रहे हैं तो आपको भी एक बात बोलना चाहेंगे, इस देश में अभी का जो मीडिया है ना, वो ट्रैक से बहुत भटक गया है। ऐसा भटक गया है कि वो उन मुद्दों पर फोकस ही नहीं कर रहा है जिस मुद्दों पे करना चाहिए। जैसे आज हम सागर की बात करें, हम सागर में ही हैं और सागर के अलावा मेरे को तो कुछ सूझता ही नहीं है। सागर में अगर आप एक अच्छी खबर डालोगे कि फ़लाने की जगह ये ऐसा ऐसा हुआ है, उसके साथ ये हो रहा है, तो उसके आपके व्यूज़ कम आएंगे। और अभी आप ऐसी खबर डाल दोगे कि जिसमें मिर्च मसाला हो, उसके व्यूज़ आपके हज़ारों लाखों में जाएंगे। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम वही देखना पसंद करने लगे हैं। तो आज हम और आप जैसे लोगों को आगे आकर उस जर्नलिस्ट, जैसे कि आज हम और आप इंटरव्यू ले रहे हैं, इसमें बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं, पॉजिटिव अवेयरनेस बता रहे हैं, हो सकता है इसको ज़्यादा लोग ना देखें। बिल्कुल। और इसी में अगर एक दूसरे गाली बकना चालू कर दें, किसी के बारे में गलत बोलना चालू कर दें, तो लोग उसका मिर्च मसाला लग ये मैं आप जब इंटरव्यू लेने आए थे तो मैंने कहा था मेरा क्यों ले रहे भाई, कोई देखेगा ही नहीं। मेरा यही था कि मेरा क्यों ले रहे, मेरा कोई देखेगा नहीं। क्योंकि इंटरव्यू जो होते हैं, आज के लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए। भूखे हैं पर हंस लें, एंटरटेनमेंट मिल जाए उनको उस भूख को मिटाने के लिए कुछ नहीं करना, उनको वो एंटरटेन हो जाए। तो हम कहना था, तो महबूब हमारा क्यों लेते हैं? मैंने सर पहले भी बोला था कि 100 में से अगर 90 लोगों को मतलब नहीं इंटरव्यू से, मत होने दो, लेकिन हम 10 लोगों को फोकस करेंगे जो इसको और आपको और हमारे लिए सुनेंगे। और एक की भी हम भी आपसे यही कहना चाहेंगे, हम भी बड़े सागर को लेकर चिंतित रहते हैं, लेकिन सागर की एक और मेंटलिटी ख़राब है। जैसे आज मान लीजिए आप लड़ाई लड़ने लगे और आपने आगे आके लीडरशिप क्वालिटी दिखाई और आपने शुरू किया, तो वो एक आप पे ब्लेम डाल देंगे, अरे पार्षदी को चुनाव लड़ना है। थोड़ा सा आपने उसको बड़े लेवल में करना चाहा, अरे इनको महापौर का चुनाव लड़ना है, इनको विधायक को चुनाव लड़ना है। ये जो मेंटलिटी है ये खींचती है पीछे, और इतना खींचती है पीछे कि अपन को लगता है हम सबसे स्वार्थ भी है क्या। भूपेंद्र, इस दुनिया में लोग ऐसे हैं जो निस्वार्थ काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी स्वार्थी होते हैं। तो ऐसे लोगों की आवश्यकता है। और सर एक इस पे मैं एक आपको जवाब देता हूँ, वो तो लोगों का नज़रिया होता है, जो जैसा होता है वो वैसा सोचता है। अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ, अगर मैं आपको स्वार्थी सोचूंगा कि आप स्वार्थी हैं, तो हो सकता है मैं भी स्वार्थी हूँ। अगर मैं अच्छा हूँ तो हो सकता है आपके बारे में भी अच्छा सोचूं। वो नज़रिए का खेल होता है। अगर कोई किसी के बारे में सोचता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी सोच को दूसरे से कंपेयर कर रहा है, उसका अर्थ सर ये होता है। और सर एक अब आगे बढ़ते हैं सवालों पर कि आगे हम बात करते हैं कि जो आज की यूथ जनरेशन है 15-16 साल से लेकर 22 साल तक की, कई लोग असामाजिक गतिविधियों में है ना लगे हुए दिखते हैं। जैसे स्कूल्स कॉलेजेस के सामने लड़कियों को छेड़ना, कमेंट्स पास करना, पान के टपरों पर सिगरेट पीना, ये सब मतलब इंटॉक्सिकेशन वाली असामाजिक गतिविधियों में ज़्यादातर इन्वॉल्व रहते हैं, जिससे वो आने वाला अपना भविष्य भी बर्बाद कर लेते हैं और उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? भूपेंद्र, आपके चैनल के ज़रिए इतना कहना चाहेंगे कि सागर का जो युवा है, ये युवा जो 16 से 22 साल का है, सागर का देश का जो युवा है, यही देश बनाएगा, यही सागर बनाएगा। और आज अगर इस तरीके की गतिविधियां हम नोटिस कर रहे हैं कि ऐसी हो रही हैं, तो आप विश्वास मानिए कि हम बहुत गलत ट्रैक पे हैं। आज उनके अभिभावकों को और उन बच्चों को दोनों को सोचने की ज़रूरत है। अभिभावकों को ये सोचने की ज़रूरत है कि उनकी परवरिश में कमी कहाँ है, और बच्चों को ये सोचने की ज़रूरत है कि आखिर वो ऐसा कर रहे हैं तो इससे उनके परिणाम क्या होने वाले हैं। आप निश्चित है कि आप इस एज में हो तो आप समझदार होने की स्टेज में आ गए हो। अब आपके सामने 2 रास्ते हैं, या तो आप अच्छा रास्ता चुन लो या बुरा रास्ता चुन लो। मेरे सामने भी ये चीज़ हुई थी। मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूँ कि जो मेरा ग्रुप था, उस ग्रुप में कोई भी ड्रिंक और कोई भी स्मोकिंग नहीं करता था, और मैं आज भी नहीं करता हूँ किसी प्रकार का, ना स्मोकिंग ना ड्रिंकिंग, ना कभी स्वाद लिया है, ना कभी किया है और ना कभी करूँगा। तो अचानक से एक दोस्तों के जो ग्रुप में एक दोस्त था, उसके पास उसके पापा ने उसको कार दे दी, मारुति 800, और वो हमसे बड़ा था उम्र में, और उसने वो कार चलाना सीख ली। तो वो हम लोग को गाड़ी में बिठा ले, हम लोग को भी शौक़ चढ़े, 10वीं क्लास में थे, और कार से हम लोग को एक चक्कर लगाए शहर का। तो अचानक से जब उसमें लग्जरी लाइफ उसने जीना शुरू की, तो उसने ड्रिंक करना भी शुरू कर दिया, स्मोकिंग करना भी शुरू कर दिया। उसके साथ साथ जो दूसरे दोस्त थे वो भी प्रभावित हुए, वो भी पीने लगे। एक दिन हम ऐसे ही शाम को घुमाने ले जा रहे थे, यहाँ स्टूडेंट्स मिशन सिविल लाइन जो है स्कूल, वहाँ पे उन्होंने साइड में अंधेरे में गाड़ी खड़ी करी, दारू का उन्होंने पैक बनाया, और बस तुम्हें कसम है, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम है, 10th के पेपर हैं, तुम्हें विद्या की कसम है। तो उन्होंने इतनी कसमें दी हमें, विद्या कसम और माँ कसम बहुत चली। हाँ, और वो जो है इतना गिलास लेके मेरे पास आए,
और उस कंडीशन में जब मैंने ऐसा हाथ मारा ग्लास में, और ग्लास की जो शराब थी वो पूरी कार में फैल गई, और हम थे उठ के बाहर आ गए। जब बाहर आए तब हमने तय कर लिया था भूपेंद्र कि हमारे अंदर बहुत शक्ति है, इतनी शक्ति है कि हम आज बिगड़ने जा रहे थे वो बिगड़ नहीं पाए। ये जो इनर पावर है, और उस दिन के बाद हमारे जीवन के सिद्धांत बने, उस दिन के बाद हमारे एथिक्स बने, उस दिन के बाद हमने सोचा ये करना है और ये नहीं करना है। आज हमारे दोस्त ऐसा नहीं कि नहीं करते ड्रिंक, करते हैं ड्रिंक, और उनकी संगति में हम रहते हैं, वो हमारे सामने ड्रिंक करते रहते, वो हमारे सामने स्मोकिंग करते रहते, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम उन्हें रोकते भी हैं, यार छोड़ यार क्यों कर। लेकिन जब वो आदमी जो कहते हैं ना, आप जिस एज में हो उस एज में तो आप कंट्रोल कर सकते हो, आज जिस एज में हो 16 से लेके 22 साल की उम्र में अगर आप बिगड़ रहे हो, लेकिन अगर आप उस एज को क्रॉस कर गए तो बहुत मुश्किल होता है वापस आना। तो इसलिए अभी से समझ जाओ और एक सिद्धांत अपने बनाओ, उन सिद्धांतों को इस तरीके से लो कि भाई ये सिद्धांत हमने ज़िंदगी के सिद्धांत अलग, परिवार के साथ सिद्धांत अलग, दोस्तों के साथ सिद्धांत अलग। जब आप ये तीनों को क्लासीफाइड कर लोगे, अलग अलग सिद्धांत आप तय कर लोगे, उस दिन आप सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ोगे। और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सफलता के लिए कड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, और कड़ी मेहनत उन वही कर पाते हैं जो मानसिक रूप से फोकस्ड रहते हैं, जो तय रहता है कि नहीं मुझे ये करना है। और फिर बहाने वाले लोग तो हैं ही यार भूपेंद्र, तो हैं ही। और सर एक और अगर हम बात करें अभी जितने लोग जो मैंने एज क्राइटेरिया बात की 16 से 22 साल, अगर आज के समय में कुछ बच्चे अगर इन गतिविधियों में ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, असामाजिक गतिविधियों में, तो उनके अभिभावक, उनके पेरेंट्स को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किस प्रकार से उनके साथ में बिहेवियर करना चाहिए ताकि वो बच्चे खुद आके अपनी गलतियां माँ बाप के सामने लाएं? ये सवाल आपका सबसे अच्छा सवाल है कि रोग तो है, उसकी दवा क्या होना चाहिए। कि बीमारी तो हो गई, उसकी दवा क्या है? उसकी दवा जो है वो परिवार ही है, अभिभावक ही है उसकी दवा। जिस दिन माँ बाप ने ये सोच लिया कि ये हमारा बेटा नहीं, ये हमारा दोस्त है, और उस दिन आप चेंज देखना। और जिस दिन बच्चे ने ये सोच लिया कि ये हमारे जासूसी नहीं कर रहे हैं, ये हमारे पीछे नहीं पड़े हैं, ये हमारा गलत नहीं सोच, ये हमारे लिए मतलब रोक टोक नहीं कर रहे हैं, ये हमारे लिए तो बहुत प्यार करते हैं, आप परिवर्तन वहाँ से शुरू होगा। मेरे माँ बाप ने मेरे को हमेशा दोस्त की तरह रखा। मैं वो लड़का था कि अगर मुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ जाना है, लड़की फ्रेंड्स भी हैं मेरे, उनके साथ जाना है, तो मैं पापा से पैसे लेके जाता था। मुझे शादी करनी थी तो मैंने पापा ही से कहा था, पापा मुझे इस लड़की की शादी करनी है। तो जब आपके माँ बाप आपके दोस्त होंगे तो उससे अच्छा दोस्त तो कोई हो नहीं सकता। माँ बाप को ये समझना होगा। जैसे भूपेंद्र आप आए तो हमने आपका फेस पढ़ा, आप हमें थके हुए लगे, हमने भूपेंद्र थका हुआ लग रहा है, तो हमने क्या कहा, भूपेंद्र कॉफ़ी पी लो, फ्रेश हो जाओगे। जिस दिन ये फेस माँ बाप पढ़ने लगे हमारे बच्चा कहीं कष्ट में है, हमारा बच्चा आज अत्यधिक छुपा सा रहा है कुछ हमसे, आज हमसे बदला सा है, उस दिन आप समझ जाना कि हाँ, लेकिन आप जासूसी मत करो, इस तरीके की दोस्ती करो कि वो आपको खुद आके बता दे कि मम्मी मुझे ये प्रॉब्लम है, पापा मुझे ऐसा करना है। अगर पापा से संकोच तो माँ से कह दे, माँ से संकोच है तो पापा से कह दे। बच्चे को भी समझना होगा कि यार उनके माँ बाप ने उन्हें, अब देखो अब तो सिंगल चाइल्ड वाला सिस्टम हो गया, या 2 बच्चे होते हैं, अब उतना बड़ा नहीं है कि आप उनको मॉनिटर नहीं कर पाओ। माँ बाप को हर चीज़ मालूम होती है, बच्चों को माँ बाप की हर चीज़ मालूम होती। जब माँ बाप, बच्चे जब बड़े होते हैं ना, तो माँ बाप को सबसे ज़्यादा खुशी होती है, अरे मेरा बेटे ने ये कर ली। बच्चों को ये समझना होगा कि यार मेरे माँ बाप जो हैं वो मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं यार। जब वो आप फीलिंग समझ, हम भूपेंद्र 8वीं क्लास, पूरी 8वीं क्लास हमारे पापा को जॉब से उनको निलंबित कर दिया गया था, सस्पेंड थे वो 1 साल। पूरा 1 साल हम फटे जूते में स्कूल गए, लेकिन हमने पापा से नहीं कहा, क्योंकि हम पापा की फ़िक्र थी कि पापा को ऐसा लोड न लग जाए कि नए जूते दिलाने पैसे। बल्कि ऐसा नहीं था हमारे यहाँ पे, पापा चाहते तो दिला देते, पर हमारे अंदर फीलिंग थी ना पापा के लिए, तो ये फीलिंग होनी चाहिए। और आज भी हमारी माँ हमें बच्चे जैसा ट्रीट करती हैं। माने वो ये सोचती हैं 10वीं क्लास में आज भी, अब इतना होने के बाद, आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हो, माने इतना होने के बाद वो कहती हैं, शिवा अगर तुम सही तरीके से पढ़ाई कर लेते तो बेटा सरकारी नौकरी तो लग जाती तुम्हारी। तो कहने का मतलब आज भी अभी भी कहती हैं, बेटा 2 साल रह गए हैं, 2 साल में ट्राई कर लो तो लग जाए। 35 साल एज होगी तो एज लिमिट में हों अभी। तो माँ बाप ही होते हैं यार, उनको हमेशा अपने बच्चों को लगता कि अच्छा कर दें। हमारी माँ हमारी इतनी सी तकलीफ़ होगी, बीवी नहीं समझ पाएगी, वाइफ नहीं समझेगी, लेकिन माँ हमारी समझ जाएगी कि शिवा तकलीफ़ में। ये माँ बाप और बच्चों का कनेक्शन होता है। तो माँ बाप को बच्चों के लिए दोस्तों जैसा होना पड़ेगा, और बच्चों को ये समझना होगा कि ये हमारे सबसे अच्छे वेल विशर यही हैं। जब ये दोनों कड़ियाँ जुड़ेंगी भूपेंद्र, तब इस रोग की दवा होगी। वरना ये शहर का युवा नशे की चपेट में इस कदर फंसा हुआ है, जो ये शहर के जो अभिभावक हैं, जनप्रतिनिधि हैं,
ये सिर्फ बैनर पोस्टर लेके नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं। आप छोड़ रहे तो, ना छोड़ रहे तो कोई फ़र्क नहीं। चुनाव आएंगे, ये अभियान तेज़ हो जाएंगे, चुनाव चले जाएंगे तो कोई कुछ नहीं पूछेगा। तो आज कुछ जागरूक लोगों की आवश्यकता है, इस शहर को परवाह करने वाले लोगों की आवश्यकता है। इस शहर में परवाह करने वाले लोग पैदा करने बंद कर दिए हैं। अब ये गड्ढा जो होता है शहर का सड़क में, तो वो सारी समस्या हमारी नहीं है, वो सरकार जाने, वो जो उस गड्ढे से निकल रहा वो जाने। जब तक परवाह करने वाले लोग सागर में नहीं होंगे, आपको चिंता युवाओं की, आप हमसे क्या बोले कि हमें भैया हमें युवाओं को जागरूक करना है। तो जब आपको युवाओं की चिंता है, ऐसी चिंता करने वाले लोग, जब तक परवाह करने वाले लोग नहीं होंगे, तब तक इस शहर में आप उम्मीद नहीं करोगे चेंज होगा। और जो परवाह कर रहा है उसकी मंशा पर सवाल खड़े करने वाले लोग नहीं होने चाहिए। उसको हमेशा स्वार्थ का जो लगा दिया जाए, स्वार्थ है, आप उसको टेस्ट तो करो यार। हैं कुछ स्वार्थी लोग जिन्होंने किया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम समाज सेवी हैं, मगर वो चुनाव लड़ने के लिए आतुर हो गए। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो चुनाव लड़ने के लिए आतुर नहीं होते, जो राजनीति में नहीं आना चाहते, समाज सेवा ही करना चाहते, तो ऐसे लोगों को करने देना चाहिए। अब सर एक बात और कहेंगे, अगर हम बात करें कि बुंदेलखंड में बेरोज़गारी की सबसे बड़ी शिक्षित बेरोज़गारी, जिसको एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, शिक्षित भी हो रहे हैं रोज़ और बेरोज़गार भी हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न आपको क्या दिखता है कि सागर शहर में रोज़गार नहीं है, या रोज़गार होने का रीज़न का खुद सबसे बड़े जिम्मेदार हैं या सरकार जिम्मेदार है? ब्रिटिश के एक जब 1857 की क्रांति हुई थी, उसका दमन करने के लिए एक ब्रिटिश जनरल आए थे सागर, जनरल ह्यूज रोज। जब वो सागर आए तो उन्होंने यहाँ के क्रांतिकारियों को कुछ को मार डाला, कुछ को वो कर लिया, बंधक बना लिया, कैदी कर लिया। उन्होंने आके सागर में एक बात कही थी कि सागर जो है वो बड़ा अच्छी जगह है, या ये सागर देश का, भारत का सेंटर है। यहाँ पे हमने अपनी वो बनाई हुई है, क्या हथियार रखने की फैक्ट्री बनाई हुई है। यहाँ से हम हथियार सप्लाई करते हैं, मतलब हथियार स्टॉक करते हैं, सप्लाई करते हैं। और ये बहुत अच्छी लोकेशन पे है, और इस लोकेशन पे आप पूरे देश में कनेक्ट रह सकते हो। लेकिन वो बात उसको तो याद रही, लेकिन हम भूल गए। सागर का इम्पोर्टेंस सागर के लोगों को ही नहीं मालूम। यहाँ पर बेरोज़गारी के दो प्रमुख कारण, एक यहाँ के जनप्रतिनिधियों और नेताओं का नीरस होना, उनका एक तरह से रोज़गार ना लाना, और दूसरा यहाँ के युवा जो कि फोकस्ड नहीं है। फोकस कैसे नहीं है? आप अपने ऑफिस में वैकेंसी निकालिए, प्यून की निकालिए, ऑफिस बॉय की निकालिए, रिसेप्शनिस्ट की, रिपोर्टर की निकालिए, कैमरामैन की निकालिए। वो एक बंदा आएगा और वो आपको रिज्यूम देगा तो वो 5 पोस्ट पे एक साथ अप्लाई कर देगा। वो अपने आप को प्यून भी मान रहा है, वो अपने आप को रिपोर्टर भी मान रहा है, और वो अपने आप को कैमरामैन भी मान रहा है। कुल मिलाकर जो भी मिल जाए बस मिल जाए। तो ये उस विडंबना हो उसकी, क्योंकि रोज़गार नहीं है। अच्छा, रोज़गार देने वाले लोग जो हैं वो इतने कम वेजेस और इतनी कम सैलरी दे रहे हैं कि जो मतलब है कुछ ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। तो एक वो भी ड्रॉबैक है यहाँ का। और यहाँ पर रोज़गार नहीं है, इसलिए पढ़े लिखे लोग शहर के बाहर पलायन कर रहे हैं, और जो बच जाते हैं बेचारे, या तो वो नशे की चपेट में आ जाते हैं, या फिर कम सैलरी में, कम पैसे में अपना गुजारा चला रहे होते हैं, और एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। सर एक सवाल, फाइनल सवाल, कि जातिगत राजनीति होती है, अब जातिगत राजनीति का थोड़ा सा डेफिनेशन दीजिए। अभी नगर निकाय चुनाव भी आने वाले हैं और 2023 में फिर विधानसभा चुनाव होगा। जातिगत समीकरण का आखिरी डेफिनेशन क्या है? इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है ये जातिगत, ये धर्म जाति, ये सबसे बड़ी विडंबना है। अपनी जाति वाले को आगे बढ़ाना, अपने धर्म वाले को आगे बढ़ाना, दूसरे के धर्म वाले को बुरी नज़र से देखना, ये कुछ कमियां हैं। और अभी चुनाव आ रहे हैं तो ये ज़्यादा देखने को मिलती हैं। पश्चिम बंगाल आपके सामने उदाहरण है, और बहुत सारे चुनाव ऐसे हुए जो उदाहरण हैं इस बारे। जब तक इस देश का युवा, इस शहर का युवा ये नहीं समझेगा कि आखिर हम और आप इंसान हैं। मेरे ऑफिस में आपको मेरा पार्टनर मुसलमान है, जो मेरे साथ बिज़नेस पार्टनर है वो मुसलमान है, जो मेरे साथ काम करने वाले हैं सभी जातियों के लोग हैं। ऐसा नहीं, चौरसिया भी है, पटेल भी है, गौतम भी है, जैन भी है, रैकवार भी है, प्रजापति भी है, सभी प्रकार के लोग हमारे साथ हैं। और यार जातियाँ ये बाधक हैं, देश के विकास में ये बाधक हैं। ये बाधक हैं
हम और आपको आगे बढ़ने देने में, हमारी सोच ख़राब करने में ये बाधक है। और चुनाव माफ़ करना, ये पॉलिटिकल इंटरव्यू नहीं था, फिर भी बोलना चाहूँगा, आप राजनीति का शिकार होते हो अगर आप इन चीज़ों को आप फील करने लगते हो। आप फील करने लगते हो कि मैं हिंदू हूँ, आप फील करने लगते हो कि मैं ब्राह्मण हूँ, आप फील लगता है अरे हम ठाकुर हैं, आप फील लगते होंगे अरे हमारे साथ ज़िंदगी से अत्याचार हुआ, हम तो SC/ST हैं। जिस दिन आप फील ये करने लगते हो, आप अपने आप को ख़त्म कर देते हो। इनकी फीलिंग्स आपको ख़त्म करनी होगी, और ये हम और आप ही करेंगे, ख़त्म तो होगा नहीं कभी। अगर हम और आप नहीं सोचेंगे तो हम और आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। और चुनाव में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि चुनाव जब होते हैं सर पे, तो हमारे सामने कई सारे ऑप्शंस होते हैं। आप अपनी जाति को ना देखो, आप अपने धर्म को ना देखो, आप उसकी शिक्षा को देखो, आप उसके विजन को देखो, आप उसकी ईमानदारी को देखो। हो सकता है कि वो आदमी आप उसको मिसअंडरस्टूड कर रहे हो, वो वाकई में कुछ टैलेंट रखता हो, वाकई में उसके अंदर वो क्वालिटी हो। तो ये तो देश की विडंबना है भूपेंद्र। आप जहाँ पॉलिटिक्स की बात चालू हो गई, एक सवाल और सर पूछ लूँगा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेसी सरकार गिर गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और 230 विधानसभा सीटों पर 28 खाली विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे, वो अचानक 230 विधानसभा सीट 229 में तब्दील हो गई। अब पूरी 230 विधानसभा सीटों में से एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, वो है दमोह विधानसभा क्षेत्र। अब जिस तरीके से सरकार मध्य प्रदेश में एक सरकार गिरती है और दूसरी सरकार बनती है, ना ही मैं इसमें किसी भी राजनेता का नाम ले रहा हूँ, ना ही मैं किसी इसमें राजनीतिक पार्टी का नाम ले रहा हूँ, लेकिन ये लोकतंत्र पर उठता हुआ सवाल है कि जनता सरकार चुन रही है। जब जनता सरकार चुन रही है तो कुछ पार्टियां और कुछ राजनेताओं को हक है सरकार गिराने का, जनता के विश्वास को तोड़ने का। और अब जो उपचुनाव दमोह विधानसभा क्षेत्र में, दमोह विधानसभा में हो रहा है, उसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? भूपेंद्र, प्रश्न बड़ा गंभीर है। लोकतंत्र इस देश का अगर बचाना है तो ऐसी चीज़ों को तो नहीं होना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है। ठीक है, देश के लोकतंत्र को हमें वाकई में ज़िंदा रखना है तो ऐसी चीज़ें नहीं होना चाहिए। रही बात दमोह के उपचुनाव की, तो दमोह का उपचुनाव और जब सरकार में उपचुनाव होते हैं तब थोड़ा सा हम उन उपचुनावों को इस नज़र से देखते हैं कि जो आपका पूरा मैकेनिज़्म है वो सरकार के हाथ में है, सब कुछ है। तो इन उपचुनाव नहीं, हम 2023 का इंतज़ार करेंगे कि 2023 का चुनाव जो आएगा वो मेरी विचारधारा तय करेगा एज अ पॉलिटिक्स में लोकतंत्र की क्या वो रहेगी। क्योंकि अभी तो जो सिचुएशंस देखी हैं हमने, अभी इन सिचुएशंस को लेकर तो हम ये मानते हैं कि अगर गोविंद सिंह राजपूत चुनाव जीते हैं तो वो व्यक्तिगत जीते हैं, हम बीजेपी से जीते हैं वो, लेकिन गोविंद सिंह राजपूत हम मानते हैं कि व्यक्तिगत जीते हैं। एक लोकप्रिय नेता है। हाँ, क्योंकि गोविंद सिंह राजपूत इंडिविजुअली चुनाव लड़ते थे, वो कभी कांग्रेस सिंबल पे लड़ते थे, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, लेकिन वो हमेशा गोविंद सिंह राजपूत अपने आप में एक पावर सेंटर थे, मतलब खुद एक पावर सेंटर थे। तो हम तो आप तो इलेक्शन कवर बहुत करीब से किया, पूरा सुर्खी में अपन जाओ तो ऊपरी तौर पर कहने वाले खूब रहते थे कि हार जाएंगे, और सागर शहर में उस जगह की छोड़ दो, सुर्खी से बाहर आ जाओ तो हर कोई कहता गोविंद सिंह राजपूत हार जाएंगे, और आज 40,000 से वो जीते। तो इससे साबित होता है कि वो इंडिविजुअली अपने दम पे वहाँ पे काबिज थे और अपने दम पे उन्होंने जीत हासिल की। हालांकि पूरा भाजपा लगा रहा, पूरा मैनेजमेंट, RSS सभी उनके साथ लगे रहे और ओवरऑल जीत पार्टी की थी, पर गोविंद सिंह राजपूत एक फैक्टर थे उसमें बहुत बड़ा। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। भूपेंद्र, आपसे एक बात कहना चाहेंगे, आप बहुत मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। आपसे जब मिला और आपकी क्वालिफ़िकेशंस के बारे में मालूम पड़ा, आपके बारे में जाना, तो बड़ा अच्छा लगा कि आप बहुत वेल क्वालिफाइड हैं और आप जो है अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। उम्मीद करता हूं कि आप पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ जो आपने दायित्व हाथ में लिया है, पूरे सिद्धांतों के साथ और एक एक चीज़ को समझते हुए आप आगे बढ़ेंगे। गलत काम में आप पड़ेंगे नहीं, अच्छे काम करते रहेंगे आप, और इसी तरह ऐसे मुद्दों को उठाते रहेंगे। ये जो मुद्दा है ये हो सकता है किसी के लिए मिर्च मसाले वाला ना हो, लेकिन अच्छा मुद्दा है। आप इसी तरह काम करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। एक इंटरव्यू क्लोज हो रहा है तो मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ। सिद्धांत की बात, एक था सिद्धांत जो मुझसे टूटा है, जैसे कि मैंने 16 से 22 साल की लड़कों की उम्र की बात बताई कि कोई स्मोकिंग कर रहा है, तो सबसे बड़ी मेरी बता रहा हूँ, कैमरे के सामने मैं चलाऊँगा भी, मैं स्मोकिंग करता हूँ।
और हालांकि मैंने ग्रेजुएशन तक नहीं की स्मोकिंग, इवन पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी नहीं की, लेकिन सर बेंगलोर में मैं जब पोस्टेड था तो वीकेंड पार्टियाँ चलती थी बेंगलोर और ऊटी में, नाइट डे नाइट, मतलब अब मैं आप विश्वास माने कि मैं हफ्ते भर 2 महीने 3 महीने ड्रिंक करने वालों के साथ में बैठा, स्मोकिंग करने वालों के साथ में बैठा, तब तक कोई आदत नहीं थी। लेकिन एक ऐसा डाइवर्ट आ गया कि मुझे स्मोकिंग की सर कुछ समय ड्रिंक की भी आदत लगी, लेकिन सर वो छूट गई, लेकिन स्मोकिंग नहीं छूट। तुमने स्वीकारा, ये बहुत बड़ी बात है, कैमरे के सामने स्वीकारा। हम जब चलते हैं किसी रास्ते पर तो हमें, जब हम उसको कहने के हकदार होते हैं कि तुम ये काम नहीं करो, जब वो काम हम नहीं करते, सबसे पहला संकल्प ये लो कि ये मुझे काम छोड़ना है। और छोड़ना कोई मुश्किल नहीं, जिस दिन तुम ठान लोगे कि नहीं करना है तो दुनिया का कोई करा नहीं सकता। भूपेंद्र, अगर हमने ठान लिया कि ये शिवा पुरोहित को ये काम नहीं करना है तो करा नहीं सका, ये ठान लोगे तो बढ़ोगे आगे। ये बहुत छोटी चीज़ है, तो छूट भी जाएगी। और रही बात पार्टीज़ की, ये क्या है, यूथ को ये पार्टीज़ ही बिगाड़ती हैं। तो पार्टी बंद कर दी मैंने टोटली। ये पार्टीज़ ही बिगाड़ती हैं। क्या होता है, हम मुंबई में थे तो हमारे साथ में, नाम नहीं लेंगे किसी का, लेकिन हमारे साथ में जो थे वहाँ पे, वो सभी प्रकार के नशे करते, सभी प्रकार के नशे करते थे। और मैं एक ऐसा था जो बिगड़ा नहीं वहाँ। माने वो कहते थे कि भाई पंडित तू बढ़िया आदमी है, मतलब ऐसा बोलते थे वो। तो ये हमें और आपको, आप भी जल्दी से प्रयास कीजिए। और भूपेंद्र भाई, जिस दिन आप छोड़ेंगे तो उस दिन आपका वीडियो हम लेंगे, आपका इंटरव्यू। इस इंटरव्यू को देखने के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो गई, एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा था, व्हाट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सक्सेस स्टोरी एंड अनसक्सेस स्टोरी। व्हेन यू रीड सक्सेस स्टोरी यू विल गेट ओनली आइडियाज़, बट व्हेन यू रीड अनसक्सेस स्टोरी यू विल गेट आइडियाज़ टू गेट सक्सेस। आज शिवा पुरोहित की सक्सेस स्टोरी आज के आप सभी के सामने लाई है। उनमें जो भी उतार चढ़ाव उनकी ज़िंदगी में हुए वो आपने देखे हैं। क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए, वो आप अपने मानसिक तौर पर देखिएगा कि इस इंटरव्यू में आपको क्या सीख मिलती है। इसमें ज़्यादा डिटेल्स में मैं आपके लिए नहीं बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि ये इंटरव्यू आज के यूथ के लिए, आज के अभिभावकों के लिए, और जो सबसे बड़ी बात, जो पॉलिटिक्स राजनीति भी कर रहे हैं, वो उन राजनेताओं से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि विकास के साथ साथ आज जो जितने भी युवा आगे बढ़ रहे हैं, जो इस एज में हैं, उनके फैक्टर को चेंज करने के लिए, उनकी मानसिक स्थिति को चेंज करने के लिए अगर आप कुछ कदम उठा सकें तो ज़रूर उठाइए। इसी के साथ मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर, रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक प्लांट में हर बारीक परीक्षण से गुजरकर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के अद्भुत मेल से बना है सोनालिका ट्रैक्टर। एक ऐसा ट्रैक्टर जिसमें है जबरदस्त पावर। सोनालिका ट्रैक्टर्स में है एचटीएम इंजन जो दे ज्यादा माइलेज, ज्यादा पावर और ज्यादा स्पीड। हर किसान की आन बान और शान। तो जीत लीजिए ये दुनिया अपने सच्चे साथी सोनालिका ट्रैक्टर्स के साथ। सबसे कम डीजल, सबसे ज्यादा पावर और सबसे ज्यादा रफ्तार का ही नाम है सोनालिका ट्रैक्टर्स, साथ ही हर जीत का। तो फिर देर किस बात की है, आज ही संपर्क करें साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, अधिकृत विक्रेता सोनालिका ट्रैक्टर्स, वीरेंद्र पूनम पटेल, कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।